आपने बीजेपी ही क्यों ज्वाइन किया? मेरा खून गेरुआ है। हाँ। अब बताएं हम क्या ज्वाइन करें। बहुत सारे केसेज हैं जिसको हम अपनी आंख से देखते हैं कि गलती उनका था। एफआईआर अगर दर्ज भी हो गया तो उनका अरेस्ट नहीं किया जाता है। कि ऐसे रंगदार जो है उनका रंग उतारा है। यहाँ पे कोई भी रंगदारी वाला रंग नहीं रहेगा। हमारे 3 साल के लक्ष्य बा कि बक्सर विधानसभा क्षेत्र एक आदर्श विधानसभा क्षेत्र बने। कि मैं जब आया, मैं भाजपा के लिए आया था, मेरी जब बात हुई थी बीजेपी ज्वाइन करूंगा, उसमें अपने आत्मसम्मान के लिए मुझे निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा। क्यों नहीं ज्वाइन पाया। नहीं कराया गया? अब वो तो वो जाने जिन्होंने नहीं ज्वाइन कराया। तो प्लस अपनी जिस जमीन से आता हूं इसका कुछ कर्ज है, कानून के दायरे में रह के किया जा सकता, मैंने किया। ऐसा लग रहा था कि कहीं का नहीं रहा। अब भाजपा के सीट पर बक्सर सदर 200 से विधायक के चुनाव भी लड़े। सबसे पहले बक्सर के लिए क्या करें? यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था को किस तरह से मैं सुचारू और बेहतर करने वाला हूँ, शिक्षा में क्या पहल कदम हम उठाने वाले हैं, यहाँ खेल कूद में स्पोर्ट्स में क्या करने वाले हैं, कला और संस्कृति में क्या करने वाले हैं, या धर्म अध्यात्म में क्या करने वाले हैं। क्या आप 5 साल में इस सारे कामों को कर पाएंगे? बिल्कुल, जो 5 साल में नहीं कर पाया 500 साल में नहीं कर पाया। लोग के मन में ये ख्याल रहता है ना, राजनीति में वो सत्यता को न के बराबर मानते हैं। बहुत पेड़ लगाए, बहुत कितने लगाए, एग्जैक्ट नंबर बताओ। नया प्रशासन और शासन का तरीका क्या हो सकता है उसको हम लोग बक्सर में स्थापित करके दिखाएंगे। जो स्कूल के लिए आ रहा है वो स्कूल के लिए आ रहा है, जो बच्चों का चावल है बच्चे खाएंगे, कोई और नहीं खाएगा। बिहार में जो स्वास्थ्य व्यवस्था है ना, वो उसकी स्थिति बहुत गड़बड़ है। आपकी सरकार पे आज से 2 महीने पहले एक आरोप लग रहे थे वोट चोरी का। अब जब एसआईआर होना शुरू हुआ तो इनकी फट ली। क्या नीतीश कुमार जी को अब अपने स्वेच्छा से गद्दी छोड़ देना चाहिए? अगर नीतीश जी इस पल्ले में भी रहते हैं तो मुख्यमंत्री बनते हैं, उस पल्ले में भी जाए तो मुख्यमंत्री बनते हैं। कहते हैं ना कि जब मन में इच्छा हो किसी भी कार्य को करने की, और मन में जब संकल्प लेके कोई भी व्यक्ति जब किसी कार्य को करते हैं तो हो जाता है। उनके साथ लोग जुड़ते जाते हैं और कार्य होते जाती हैं। हम आज आपके साथ मिलाना चाहते हैं एक ऐसे व्यक्ति से जिनका जन्म बक्सर जिला में। वे आगे की पढ़ाई करने के लिए कोलकाता चले जाते हैं। कोलकाता जाने के बाद पढ़ाई प्रॉपर शुरू होती है और पढ़ाई के दौरान ही मन में ये इच्छा जगता है कि यूपीएससी का एग्जाम देना चाहिए। 2011 का वो साल था जब उन्होंने यूपीएससी में सफलता प्राप्त की और 22 वर्ष की उम्र में। और उस कहानी की जब आगे की कहानी सुनते हैं तो ये हमें पता चलता है कि असम और मेघालय कैडर में जब आईपीएस के तौर पे नियुक्ति होती है, उस दौर में असम और मेघालय यानी पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो उस दौर में जो ड्रग कार्टेल होते हैं इनका खौफ था। उस क्षेत्र में लोग डरते थे, डर का माहौल था, नशा की तस्करी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई थी और अपराध अपने चरम सीमा पर था। तब वहां भारत सरकार के एक पदाधिकारी की नियुक्ति होती है एक आईपीएस के रूप में असम में, और फिर वहां एक कहानी शुरू होती है बहुत अजूबा, जिन्हें लोग सुपर कॉप, सुपर शूटर स्पेशलिस्ट के रूप में भी जानते हैं। जब हम आसाम में एक बार गए भी थे तो बहुत नाम सुने, बहुत लोगों ने बहुत सारी बातें बताई। तो मन में एक ख्याल आया कि अगर वो हमारे जिला से हैं तो हमें बात करना चाहिए, और उसी बात के लिए हम आज बैठे हैं। नमस्ते भैया। नमस्ते भैया, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल हिंदुस्तानी की उधार। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आपके मन में एक ख्याल कब आया कि आईपीएस की नौकरी करनी चाहिए? बचपन से ही देखिए यथास्थ था ब्रदर। जब बहुत छोटा था ना तो आपके बचपन में लोगों के बहुत ख्याल आते हैं कि ये बनेंगे वो बनेंगे जीवन में। मुझे जो पहला याद रहने वाला ख्याल है वो यही है कि पुलिस बनूंगा। और उसमें आईपीएस नहीं पता था मुझे, पुलिस बनूंगा ये ख्याल है। और उसके बाद जैसे जैसे वक्त बीतता गया, समझदारी बढ़ती गई, लोगों दोस्तों में चर्चा होनी शुरू हुई, तो अराउंड 8th स्टैंडर्ड आई रिमेंबर, 8वीं कक्षा में मैं था, टुवर्ड्स द एंड, जब ये मुझे पता चला कि आईपीएस जो पुलिस विभाग में सबसे बड़ा अधिकारी होता है और देश को चलाने में आईएएस आईपीएस ऐसे पोस्ट की बड़ी भूमिका रहती है, तो उस वक्त से ये क्रिस्टलाइज होना शुरू हुआ कि मुझे अब पुलिस नहीं, पुलिस में ही आईपीएस बनना है। तो 8th स्टैंडर्ड से आप कह सकते हैं कि तब से दिमाग में आया, जब तक नहीं बना तब तक वो तटस्थ रहा। मतलब शुरू से ही था कि आपको आईपीएस में ही जाना है? जी बिल्कुल, इसको लेकर मुझे कभी कोई डाउट नहीं था 8th स्टैंडर्ड से ही कि मुझे करना क्या है, करियर में क्या करना है, तो आईपीएस बनना था। बिल्कुल। बात करते हैं आपने क्यों नौकरी छोड़ी, क्या मन में ख्याल? नहीं, नौकरी नहीं छोड़ी। आप देखिए, नौकरी हाँ कहने के लिए आप कह दिए नौकरी छोड़ी, लेकिन ख्याल ये था कि एक ही तो जीवन है,
इसमें कितना बेहतर हम अपने समाज को दे सकते हैं, और कितना विस्तार दे सकते हैं अपने जीवन को, कितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को छू सकते हैं अपने जीवन में। तो प्लस अपनी जिस ज़मीन से आता हूँ, इसका कुछ कर्ज है, हमारी मातृभूमि करा रही है। इन्हें कुछ बलिदान चाहिए, कुछ ऐसे लोग चाहिए जो अपने अपने स्वार्थ से उठ के, निजी स्वार्थों से उठकर जो अपने समाज के लिए, देश के लिए कुछ कर सकने का जज्बा रखे, वैसे कुछ लोगों की ज़रूरत है। तो मुझे लगा कि शायद इट्स अ कॉल फ्रॉम माई मदरलैंड, ये मेरी माँ मुझे बुला रही है। तो इस सोच के साथ मुझे लगा कि एक ही तो जीवन है, अपने लिए जी के मर जाए तो फिर वो सेटिस्फैक्शन नहीं था। तो इसीलिए मैं सोचा कि शायद ज़मीनी स्तर पे आके सामाजिक काम करूं, लेकिन सामाजिक में भी उसमें मजबूती से काम करने के लिए एक राजनीतिक मन से किया जा सकता है, वो करूं तो शायद जीवन टुवर्ड्स द एंड जाके एक सार्थक महसूस होगा। इसीलिए मैं क्या आपको पता है कि एक समय में हम असम में थे, आपकी कमी लोग आज भी महसूस करते हैं। जब आप लोकसभा चुनाव लड़े थे और उसके बाद हम लोग गए थे अपने कुछ कामों से, निजी कामों से, तो लोग आज भी आपको वहाँ खोज रहे हैं। उन लोगों के लिए आपके मन में क्या ख्याल है? बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छे लोग हैं, वहाँ सरल लोग हैं, और मैं मानता हूँ सच्चाई से किया हुआ कोई काम, कोई किसी के लिए जब सच्चाई से काम करता है तो वो लोगों में वो उसके लिए एक सद्भाव रहता है, एक कृतज्ञता रहती है। तो वहाँ के लोगों में वो भाव है। तो मुझसे भी बेहतर काम करने वाले लोग हैं वहाँ पे ज़रूर, लेकिन हो सकता है क्योंकि मैं कनेक्ट भी होता था लोगों के साथ, बीच में जाता था, मिलता था, तो एक पर्सनल बॉन्डिंग सा बन गया है। और ये जो प्यार है ये म्यूचुअल है। जैसे असम के लोग मुझे प्यार करते हैं, वैसे मैं भी उनको वैसे ही प्यार करता हूँ। और इस सम्मान के लिए मैं बहुत ही कृतज्ञ महसूस करता हूँ, और जब जहाँ मौका हो सकेगा मैं वहाँ के लोगों के लिए भी ज़रूर काम करूँ। लोग वहाँ बोलते हैं कि सर के आने से पहले, सब सर ही बोलता है आपको वहाँ, कि आनंद सर के आने से पहले मतलब हमारे चेहरे पे मुस्कान नहीं थी। मतलब हम लोग खौफ था, कोई कार्य स्वतंत्रता पूर्वक नहीं कर पाते थे। सर के आने के बाद हम स्वतंत्र रूप से जीने लगे, और असम के चेहरा पे जो मुस्कुराहट आया वो उनका देन था। हाँ, अब ये थोड़ा सा मतलब ज़्यादा है, बट थैंक यू है। ऐसा ऐसा जो भी सुने होंगे, जो भी कहते हैं, तो ऐसा नहीं है। असम में बहुत सारे लोग हैं जो कि असम की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, वहाँ से राजनीतिक लेके प्रशासनिक, पुलिस, सामाजिक, हर सेक्टर में वहाँ पे ऐसे लोग हैं जो कि असम की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। हमें भी एक छोटा सा वहाँ पे रोल मिला था जिसमें हम लोगों ने किया, और मैंने यही इंश्योर किया डेफिनेटली कि हमारा जो प्रेजेंस है उसका इम्पैक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम गए, नौकरी किए, वापस आ गए, हम्म, तो आपने इम्पैक्ट क्या छोड़ा, वहाँ के लोगों के जीवन में बदलाव क्या लाया, सकारात्मक बदलाव क्या लाया। तो उसी के प्रयास में मैं आउट ऑफ द वे जाके भी बहुत कुछ ऐसा करता था, लोगों को प्रमोट करने की कोशिश करता था, चाहे वो कला हो, संस्कृति हो, पढ़ाई लिखाई हो, खेल कूद हो, सामाजिक काम हो, राजनीतिक भी। इवन जो बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं तो कोई उसका राजनीतिक शिकार ना हो जाए, जिसको प्रोटेक्ट करना है, प्रमोट करना है, हर कुछ जो कानून के दायरे में रह के किया जा सकता मैंने किया। तो मुझे लगता है कि क्योंकि मैं सिर्फ एक अपने जॉब के मैंडेट पे नहीं रहा कि नहीं एक नौकरी करना, अपना टाइम पास करना, चले जाना है, तो इसीलिए शायद ये जो इम्पैक्ट था वो कई गुना मल्टीप्लाई हो गया, और जिसके जिसके लिए लोग आज भी धन्यवाद देते हैं, और मैं बड़ा कृतज्ञ फील करता हूँ उस चीज़ के लिए। आप आने के बाद राजनीतिक पार्टी ज्वाइन किए, हम्म। ठीक है? उसके बाद आपने एक राजनीतिक पार्टी को छोड़ दी। नहीं नहीं नहीं, गलत है। कोई राजनीतिक पार्टी ज्वाइन नहीं किया, किसी को नहीं छोड़ा, है ना। तो इसमें क्या था कि मैं जब आया, मैं भाजपा के लिए आया था। मेरी जब बात हुई थी बीजेपी ज्वाइन करूंगा, जी। तो बीजेपी किसी किन्हीं कारणवश जो भी रहा हो, जिसके भी दिमाग में, मुझे पार्टी ज्वाइन नहीं कराया गया। हम्म, मैंने कभी पहले मैंने भाजपा ज्वाइन नहीं कर पाया था। मैं प्रयास किया, नहीं हुआ, हम्म, मैं ऐसे ही रह गया बिना किसी पार्टी के। तो जब बिना किसी पार्टी के था, एक राजनीतिक सब चहल पहल चल रहा था, तो एक ऐसा अवस्था हुआ जहां ऐसा लग रहा था कि कहीं का नहीं रहा। तो उसमें अपने आत्मसम्मान के लिए मुझे निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा, क्योंकि पॉलिटिकली रेलेवेंट और विजिबल बनने के लिए कि मैं हूं, आप मुझे ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते। बस उतना ही सही था। तब मैं किसी राजनीतिक दल का हिस्सा नहीं था। हम्म। अगर राजनीतिक दल में मुझे हिस्सा मिल गया होता, तभी अगर मुझे बीजेपी में ज्वाइनिंग मिल गया होता, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा होता, फिर भाजपा जैसा बोल रही थी तो मैं वैसा कर रहा होता। आपने एक जगह इंटरव्यू में बात बोला था कि हम बीजेपी के किसी जो वरिष्ठ नेता हैं उनके पास गए थे, मिलने नहीं दिया गया। क्या नहीं नहीं, कहानी थी? ऐसा नहीं है। आपने गलत पूरा ठीक से पढ़ा नहीं है, याद नहीं है। मिलने तो सभी हमसे, कौन मिलने नहीं दिया, कौन मिलने नहीं देगा, ऐसा कौन है? ऐसा बिल्कुल नहीं नहीं है। मतलब मिलने नहीं, आपकी बातें नहीं हो नहीं पाई, आपने 3-4 घंटा वेट किया, फिर बाद में ही आए। नहीं नहीं, ये कहानी है। मैंने ऐसा कहीं नहीं बोला, आप निकाल के दें, मैंने कहीं नहीं बोला मैं 3-4 घंटा वेट किया, मेरे को मिलने नहीं। सब कहानी है।
मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। जब लोकसभा इलेक्शन लड़ रहे थे नहीं ऐसा? बोला हूँ, आप वो क्लिप निकाल के पैरेलली चला के दिखाइएगा आप मीडिया में, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं, 3-4 मैं लोगों से मिला, मिलने का प्रयास किया, कहीं मिल पाया कहीं नहीं मिल पाया, सब व्यस्त थे ना भाई। ऐसा नहीं कि किसी को धुतकार दिया कि हमसे मिलेंगे नहीं, मैं अपनी ओर से पूरा प्रयास किया जितना हो सकता मिलने का, मिला भी, लोग मिले भी मुझसे, बात नहीं बन पाई, है ना, मैं समझा क्यों नहीं ज्वाइन पाया। नहीं कराया गया? अब वो तो वो जाने जिन्होंने नहीं ज्वाइन कराया, आप मैं कैसे जानूं। आपने तो बोला था कि हेमंत बिश्व शर्मा जी से आपकी बात हुई थी यहाँ पे आने के लिए। नहीं, नौकरी आप बिना चीफ मिनिस्टर को संज्ञान में लिए, बिना उनको कॉन्फिडेंस मिले आप नौकरी छोड़ ही नहीं सकते आईपीएस की। हाँ वो तो जी। डायरेक्ट सीएम के कलम से ही आपका कागज फॉरवर्ड होता हाँ है ना, तो वो तो डेफिनेटली उनसे बात करके किया था, लेकिन कोई टिकट का बात नहीं करके किया था कि टिकट दिला दीजिएगा, ये बात एकदम क्लियर थी। हाँ मैं बोला था संगठन में ज्वाइन करूंगा, संगठन का काम करूंगा, लेकिन अब पार्टी नहीं ज्वाइन कराने देने के पीछे किसकी मंशा थी, क्या मंशा थी या क्या स्ट्रैटेजी था, वो मुझे नहीं पता है, तो उसको नहीं डिस्कस करते। सिंपल था, जो था वो टाइम चला गया, उसके बाद मैं चुनाव लड़ा, उसके बाद आप जो पूछना चाहते हैं, मैंने आपको मना भी किया था, फिर भी बताता हूँ कि जन स्वराज का एक अभियान चल रहा था, उस अभियान में मुझे उन लोगों ने बुलाया कि भैया आप आइए, इस अभियान का पार्ट बनिए, तो मैं उस अभियान का पार्ट कई बार कई चीजें बोलने के बाद में गया। मैं साफ तब भी साफ था, मैं राजनीति तो भाजपा के ही मन से करने आया हूँ, मैं किसी और मन से नहीं करूंगा। तो यही कहा गया कि एक अभियान है, रहिए, देखिए, नहीं समझ में आएगा चले जाइएगा, सिंपल। फिर वो बाद में पार्टी बनी, मुझे एक दायित्व भी दिया गया, लेकिन मुझे समझ नहीं आया, तो मैं हाथ जोड़ लिया, भैया मैं जिस पार्टी के लिए आया था, जिस धरा से जुड़ने आया था, मैं वहीं रहूंगा, माफ करिए मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं धीरे धीरे साइलेंटली वहां से अपने को विड्रॉ कर लिया, भाजपा में बात की कि मैं भाजपा के लिए आया था, अभी भी भाजपा में रहना चाहता हूँ, भाजपा के लिए काम करना चाहता हूँ, और अच्छा है कि मैं अब की अपनी बात पहुंचा सका जगह पे, लोग मेरी बात समझ पाए, और भाजपा में मेरी ज्वाइनिंग हो गई। तो बस बातें ऐसी चली, इसमें कोई बहुत ज्यादा षड्यंत्र नहीं है, इसमें कोई बहुत ज्यादा 3-5 नहीं है, कोई यहाँ आना वहां जाना, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। इट इज अ प्योर फ्लो ऑफ वाटर, जैसे पानी फ्लो करता है वैसा फ्लो है, इसमें कोई 3-5 नहीं है कि बड़ा स्ट्रैटेजी लगा के पहले ये करेंगे फिर वो करेंगे फिर ऐसा, ये कुछ नहीं है, सिंपल है। एक बंदा नौकरी छोड़ के आता है, ज्वाइन करना चाहता है, किन्हीं कारण से नहीं ज्वाइन होता है, वैसे ही रहता है। कुछ दूसरे लोग अभियान चला रहे होते हैं, उनको कहते हैं भैया एक अच्छा अभियान है, आप पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिजीवी है, बुद्धिजीवियों का काम है, जुड़िए। उस अभियान से जुड़ता हूँ, लेकिन जब राजनीतिक दल बनता है मुझे समझ में आता है कि मैं जिस विचारधारा के लिए आया था उसी विचारधारा में रहूंगा। मैं अपनी विचारधारा के लिए फिर प्रयास करता हूँ। पहली बार अटेम्प्ट में मैं फेल हो गया था अपनी विचारधारा से जुड़ने में, पार्टी नहीं ज्वाइन कराया गया था, तो ये पहली बार हुआ कि मैं अपनी विचारधारा से मुझे एक्सेप्ट किया गया, मैं अपनी पार्टी का हिस्सा बना, और आज मजबूती से अपने भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं काम कर। क्या जन स्वराज में आपको कोई ऐसी चीजें लगी जो आप हमारी विचारधारा की? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो अपना है, चल रहा है, चलने दीजिए, सब कुछ। बहुत सारे प्रयास होते हैं, इसके पहले भी कई प्रयास हुए बिहार में, भारत में, ऐसा एक प्रयास है, मेरी शुभकामनाएं। आपने बीजेपी ही क्यों ज्वाइन किया है? मैं- ये तो बहुत लोग मेरा खून गेरुआ है, हाँ। अब बताए हम क्या ज्वाइन करें, लाल खून होगा आपका, मेरा गेरुआ है ना। ये मैं तो साइंस के according- कट्टर विचारधारा में रहा है भाजपा, कट्टर विचारधारा, कट्टर मतलब मार काट वाला नहीं, मेरा दिमाग सीधा लाइन में ही सोचता है। देखिए, मैं बचपन से जैसे मैं रहा, संघ से जुड़ा रहा, मेरे आसपास का जो समाज रहा, जिसमें मैं पला बढ़ा हूँ, जिस तरह के लोगों से मैं उठा बैठा हूँ, तो ये चीज मेरे दिमाग में आई है कि राष्ट्र सर्वोपरि, ध्वज सर्वोपरि, संगठन सर्वोपरि, ये सब चीजें जो मैं लेके चला हूँ, इसमें स्व का बोध जो है ना, मैं हूँ, वो भी मेरे राष्ट्र के साथ मिला हुआ है। मेरा रहना, मेरा होना, मेरा करना, मेरा कुछ ना करना, जो भी चीज है वो राष्ट्र हित के साथ समाहित है। ये विचारधारा एकमात्र भारतीय जनता पार्टी लेके चलते हैं। तो इसमें बहुत क्लियर है कि मेरी जो सोच है, जैसा मैं बन गया हूँ, वो इस पार्टी से इतनी अलाइंड है कि अब आप मुझको इस गिरुआ से अलग नहीं कर पाएंगे, है ना। अब कुछ भी हो जाए, आप देख लीजिएगा कि कोई विचारधारा मुझे अट्रैक्ट नहीं कर। मतलब अब स्थिरता बनी रहेगी भाई साहब, अब नहीं, शुरू से स्थिर था। मैं किस लिए आया था आप फिर से सोचिए, ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये आपके मन की अस्थिरता है जो आप मुझ पे थोप रहे हैं। मेरी स्थिरता तो कायम है, मैं तो भाजपा के लिए आया था, भाजपा में हूँ। बीच में मैं कहीं नहीं गया था। आप जो कह रहे हैं कि मैं कहीं अपने मन से गया था, मैं नहीं गया था। मैं कोई राजनीतिक लाभ के लिए गया होता तो मैं आज जनसुराज में रहता, उनसे चुनाव लड़ा होता, उनसे मंत्री बनने का प्रयास करता, उनसे राजनीतिक लाभ। क्या राजनीतिक लाभ लिया मैंने जनसुराज से? एक इतना सभी कोई राजनीतिक लाभ लिया हो तो बताएं। मैंने उनके संगठन को मजबूत बनाया। क्यों? क्योंकि आप बिहार की बात कर रहे हैं। मैंने आपकी बात को समझा और लोगों को समझाने का प्रयास किया। क्यों? क्योंकि आप वो सही मुद्दों को बिहार के लोगों के बीच में उठाने रखने का प्रयास करें। इसमें मेरा राजनीतिक लाभ मैंने क्या खोजा? मेरा राजनीतिक प्लेटफॉर्म मैंने भाजपा में देखा था स्वप्न, आज भाजपा में ही हूँ।
तो इसलिए अब वैसे तो देखे तो मैं रेड क्रॉस सोसाइटी से भी जुड़ जाता हूँ, एनसीसी से भी जुड़ जाता हूँ। ये सारे अलग अलग काम हैं जो समाज के लिए किए जा रहे हैं। मेरे लिए जनसुराज एक विचार मंच रहा। पार्टी के रूप में मैं कभी भी जनसुराज को मान नहीं पाया। वो एक विचार मंच था, मैं एक विचार मंच का पार्ट बना। पार्टी मेरी एक ही थी, भाजपा थी। आज भी मेरी पार्टी एक ही भाजपा है। अब भाजपा के सीट पर बक्सर सदर 200 से विधायक के चुनाव भी लड़े। जी। लोगों का ये सवाल है कि आप विधायक बनने के बाद सबसे पहले बक्सर के लिए क्या करेंगे, जो बक्सर के हित में होगा और देखिए सबके हित में होगा? देखिए बहुत कुछ करेंगे हम, बताते हैं आपको। 2047 का जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विकसित भारत का सपना है, सबसे पहला काम कि बक्सर का जो सपना है उसको सपने के साथ जोड़ना। इसलिए जोड़ना कि बक्सर वो यूनिट है, जो बक्सर बनेगा, अगर बक्सर बढ़ता है हमारा बिहार बढ़ेगा, बिहार बढ़ेगा तभी भारतवर्ष का वो विकसित भारत का सपना सच होगा। तो मुझे उसी सपने के संग अलाइन करना है। आप उसमें पूछेंगे कि एग्जैक्ट क्या करना है, बहुत सारी चीजें पैरल। मैंने एक बहुत बड़ा मैनिफेस्टो इशू किया है। मैं आपसे बोलूंगा कि उस मैनिफेस्टो को आप अपनी जनता को भाई साइड में स्क्रीन में दिखाएं या कैसे भी दिखाएं, जिसमें बहुत डिटेल से मैंने बताया है, जिसमें कि आपके पास लॉ एंड ऑर्डर के बारे में भी मैंने बताया है कि क्या करने वाला हूँ, यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में क्या करने वाला हूँ, पूरा डिटेल्स बताया। यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था को किस तरह से मैं सुचारू और बेहतर करने वाला हूँ, शिक्षा में क्या पहल कदम हम उठाने वाले हैं, यहाँ खेल कूद में स्पोर्ट्स में क्या करने वाले हैं, कला और संस्कृति में क्या करने वाले हैं, या धर्म अध्यात्म में क्या करने वाले हैं। इस जगह का हम टूरिस्ट सर्किट में जो रामायण सर्किट है उसमें इसका किस तरह से और बेहतरी हो सके, उसके लिए हम क्या करने वाले हैं। साथ ही साथ बक्सर को किस तरह से मैं आदर्श क्षेत्र में स्थापित करें, एक आदर्श कॉन्स्टिट्यूएंसी स्थापित करें, एक ऐसा इसका विकास का जो इंजन है, जो या विकास के जो इंडेक्स होते हैं, जितने भी तरह के मापदंड होते हैं, उसमें बक्सर हमेशा नंबर 1 कैसे आए, इस पे बात किया है। और इन सब चीज़ों को करने के लिए मेरे पास बहुत सॉलिड स्ट्रॉन्ग प्लान्स हैं, जिसमें मैं वक्त के साथ आप देखेंगे। मैं ऑलरेडी यहाँ पे एक जहाँ बैठे हुए हैं, ये हमारे सेवा केंद्र का पार्ट है, जिसका पार्ट ये स्टूडियो भी है जहाँ पे हम बैठ के बात करें। तो यहाँ से इस सेवा केंद्र से 24/7 पब्लिक ग्रीवांस और पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल का काम चलेगा। मतलब लोगों की कोई भी दिक्कत परेशानी हो, आपका थाना कभी बंद हो जाएगा लेकिन ये ऑफिस बंद नहीं हो। 24 घंटे यहाँ पे हमारे स्वयं सेवक, मैं खुद, हमारी सिस्टम पूरी लग के हमारे लोगों के लिए खड़ी रहेगी। आज के बाद मतलब जब भी चुनाव का रिजल्ट आए और हमें अगर एमएलए का चुनते हैं, यहाँ का विधायक चुनती है हमारी जनता, आप देखिएगा कि किसी छोटे से काम से लेके बड़े से बड़े काम के लिए मैं सदैव 24 घंटा उनके या स्वयं या अपने सिस्टम के माध्यम से मैं उनके लिए यहाँ उपस्थित रहूंगा। ये सबसे बड़ा काम आपको इमीडिएट दिखेगा। और इससे रिलेटेड जो आपके निजी काम हो उनमें भी काम मैं आपके काम आऊंगा, और जो आपका सामाजिक या सामूहिक काम हो उसमें भी मैं काम करूंगा। कभी भी मैं अपनी जनता को ये नहीं कहूंगा कि मेरा काम नहीं है, वो चाहे मुझे पता हो कि वो चाहे किसी का काम हो, जिसका काम है मेरी जनता काम उसके पास जाके करवाऊंगा। लेकिन ये मेरी जनता को मैं कभी नहीं कहने वाला हूं कि मेरा काम नहीं है। इसलिए मैं अपनी जनता से आपके ओर से भी ये गुहार करूंगा, कभी भी आपको जरूरत पड़े आप मेरे पास आए। मुझे अगर आप काम देंगे ये मेरे लिए खुश नसीबी होगी, ये मेरे लिए आपका दिया हुआ दायित्व मेरे लिए प्रसाद स्वरूप होगा। आपका दिया हुआ काम वो उसी के लिए तो विधायक बन रहा हूँ, मैं यहाँ अपने लिए थोड़ी विधायक बन रहा हूँ। तो इसीलिए आप देखिएगा एक नया डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स आपको बक्सर में ले आके हम लोग यहाँ पर स्थापित करेंगे। जो सुचिता, सत्यता है ना, इन चीजों से ऐसे भाव से भरी पॉलिटिक्स होगी। और सिर्फ काम हवा में नहीं होगा, काम जमीन पे करके दिखाएंगे। अगर हम वोट मांगने हमारी जनता के दरवाजे पे पहुंचे थे कि हमको वोट दीजिए, मैं आपका काम भी लेके आपके दरवाजे पे पहुंचूंगा कि ये लीजिए आपका काम करके लाया हूं, माँ, बहन, भैया, काका जो भी है। तो इस लेवल पे हम काम करने जा रहे हैं। बाकी वो मैनिफेस्टो पे देखिएगा, आपको डिटेल, आपको गंगा रिवर का प्रोजेक्ट दिखेगा, इलेक्ट्रिफिकेशन रिलेटेड प्रोजेक्ट्स दिखेंगे, आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन रिलेटेड प्रोजेक्ट्स दिखेंगे, स्पोर्ट्स स्टेडियम के रिलेटेड प्रोजेक्ट्स दिखेंगे, लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड प्रोजेक्ट्स दिखेंगे, आपको आर्ट एंड कल्चर के रिलेटेड प्रोजेक्ट दिखेंगे, आपको किस तरह से इसको इकोनॉमिक हब, अर्थव्यवस्था इसकी कैसे बेहतर करेंगे, किस तरह से हम बनारस से पटना कॉरिडोर के साथ बक्सर को जोड़ना चाहते हैं, इस रिलेटेड बहुत सारे प्रोजेक्ट्स दिखेंगे। ये भी दिखेगा कि मैंने अपने लिए टाइमलाइन तय किया है 3 साल। अच्छा, यस, हाँ, कि 3 साल का मैंने टाइम ये मेरे मन में भी चल रहा था। मैंने अभी सोच रहा था कि आपने इतना मैनिफेस्टो जो अपना बनाया है, लोग कहते हैं कि 5 सालों में क्या करूं, मैं 3 साल 5 साल उनके लिए कम पड़ जाता है। बहुत तो मेरा ये सवाल था कि क्या 5 साल में इस सारे कामों को कर बिल्कुल, पाएंगे? जो 5 साल में नहीं कर पाया 500 साल में नहीं कर पाया। मैं बताता हूँ, काम करने के लिए ये चीज एक के बाद एक करने वाली चीजें नहीं है, ये पैरेलली चलने वाली चीजें हैं। यहाँ एजुकेशन का भी काम हो, हेल्थ का भी काम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये पैरेलल चलेगा। थोड़ी ना कि नहीं पहले ये करेंगे फिर ये करेंगे, भाई एक साथ बहुत काम होता है। तो वैसे काम होंगे, जरूर होंगे। आप देखिए, यही तो चैलेंज है जो मैंने लिया है, और यही तो स्थापित करना है कि अगर हम कर सकेंगे तो मेरे बाकी जितने भी हमारे
मित्र साथी विधायक रहेंगे, उन्हें तो एक तो रेफरल पॉइंट मिलेगा कि यार ये बंदा जब कर सकता हम क्यों नहीं कर सकते। जब सब मिल के करेंगे तब ना बिहार बनेगा, सही है बात। ना। कहीं से तो शुरुआत करें, तो हम बक्सर का मुझे दायित्व मिला, बक्सर से करूंगा। लोगों के मन में ये ख्याल रहता है ना, राजनीति में वो सत्यता को न के बराबर मानते हैं। जैसे कि आपने ये बात बोल दिया, आपसे पहले भी जो यहाँ थे वो बोलते थे, और इससे पहले भी जो थे वो बोलते थे। तो लोगों को लगता है ना कि बोल रहे हैं, करेंगे कि नहीं करेंगे। तो इसके लिए बहुत सारे लोगों के बीच सवाल है, अभी भी वो इस मतलब इसमें है, असमंजस में है कि होगा नहीं होगा। ये असमंजस जिनके मन में सवाल है उनके मन की बात है, मेरे मन में जो है मैंने बता दिया। अब ये आपका असमंजस दूर होता है कि नहीं ये वक्त बताएगा। मैं सिर्फ जो करना है वही बोला हूं, और ये मुझे करना है। एक अधिकारी रहा हूं, काम करना, दायित्व लेना और उस पर परफॉर्म करना, ये मेरी ट्रेनिंग का पार्ट रहा है। तो मैं बतकही करने वाला का काम अधिकारियों का नहीं रहा है। ना। तो क्योंकि उस ट्रेनिंग से आया हूं, तो इसीलिए यहाँ भी मेरा जो ट्रेनिंग थोड़ी खत्म हो गया है, वो तो रहेगा कि वर्क डिलीवरी, क्वांटिफाइबल वर्क्स। ये नहीं कि हमने ये बना दिया, बहुत पेड़ लगाए, बहुत कितने लगाए, एग्जैक्ट नंबर बताओ, है ना। मैंने बहुत सारा रास्ते से कितने किलोमीटर रास्ते बनाए ये बताओ, कितने दिनों में बनाए, कितने पैसे लगाए, उसका उसका कितने दिन का वारंटी गारंटी है, कौन उसका मेंटेनेंस करेगा, वो मेंटेनेंस नहीं हो तो किसको बोलना है, उसका कंप्लेंट लूप क्या है, हर चीज को डिफाइन करके मैं बता रहा हूँ बॉस। आपको नया प्रशासन और शासन का तरीका क्या हो सकता है उसको हम लोग बक्सर में स्थापित करके दिखाएंगे। एक बार बार बोल रहे हैं, मॉडल तैयार करना चाहता हूँ, लोगों से रिक्वेस्ट है साथ दीजिए, इसमें प्रश्न पूछ के अपना भी एनर्जी मत खत्म करिए, मुझ में भी नकारात्मकता मत भरिए। तो इसीलिए जो नकारात्मकता भरते हो भैया से हाथ जोड़ लेते हैं, भैया आप घर बैठिए ना, हम करके देते हैं ना, आपके घर पे आ जाएगा आपका काम, आपको तो आना भी नहीं है मेरे दफ्तर में, मैं खुद आके आपको काम करके जाऊंगा। जब काम होने लगेगा सकारात्मक रिजल्ट आएंगे, लोगों में सकारात्मकता आएगी, मुझे यकीन है कि इससे बाकी भी जो लोग हैं उनमें भी ऊर्जा आएगा, वो भी और भी ज्यादा बेहतर पब्लिक सर्विस डिलीवरी सिस्टम हमारे बिहार में खड़ा हो सकेगा। मतलब इंतजार कीजिए, बेहतर बक्सर बिल्कुल दिखाएंगे। बिल्कुल करेंगे, दिखाएंगे, मतलब कि कोई दम नहीं है। हम मुझे ये इस बात का यकीन है करेंगे। क्योंकि मेरा पूर्ण समर्पण है इस बात के लिए जो मैं कह रहा हूँ। तो जब पूर्ण समर्पण के साथ आप कुछ करते हैं इस धरती पे, ऐसा कुछ भी नहीं है जो पूर्ण समर्पण से किया जाए और वो पूरा ना हुआ। तो इस पूर्ण समर्पण का ही कॉन्फिडेंस है जिसमें बोल रहा हूँ कि हम जान लगा के करेंगे, दम लगा के करेंगे, हर पॉसिबल चीज लगा के करेंगे, क्योंकि इसमें मुझे कुछ चाहिए नहीं, मुझे कोई कट नहीं चाहिए, कमीशन नहीं चाहिए कि ये करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस देना है। जब जो रोल में मुझे डाला गया है कि अगर आप विधायक का रोल डाला जा रहा है, तो यहाँ से मुझे देने का काम है, मुझे लेने का कोई काम नहीं। मैं क्या मैं लूंगा तो क्या लूंगा, अपना आत्मसंतुष्टि लूंगा, आपसे प्यार लूंगा, आपसे थोड़ा सा आदर रिस्पेक्ट ले लूंगा, बस यही ले सकता हूँ, इसके अलावा मुझे चाहिए नहीं। देने के भाव से कर रहे हैं, तो इसी बात से मुझ में कॉन्फिडेंस आता है। मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ आप भी कॉन्फिडेंट रहिए, और कृपया मेरे कॉन्फिडेंस को डाउन करने वाली चीज ना करें, मुझे सकारात्मक ऊर्जा से भरिए ताकि मैं आपका सेवा और काम करता रहूं। नेता वही जो कुछ देता हो लेता नहीं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, मैं सीख लिया इस चीज को। सरकारी स्कूल देखिए, विद्यालय की जो शिक्षा व्यवस्था है ना, वो बहुत खराब हो चुकी है। प्रॉपर बक्सर की नहीं, बिहार की। आप बक्सर में हैं, आप शिक्षा व्यवस्था के लिए क्या मैं आपको पहला स्टेप, एक छोटा स्टेप बताता हूँ। ये एक पूरा स्टेट वाइज चलेगा, शिक्षा मंत्री से स्टार्ट होगा, ठीक है, वो ठीक है अपनी जगह। हर स्कूल, हर गांव में एक स्कूल होगा, प्राइमरी स्कूल, और उस गांव से कोई एक तो आदमी होगा जो कि जीवन में कुछ किया होगा, कहीं पहुंचा होगा, उसी को पकड़ूंगा, या उस वैसे 2 4 5 का समूह पकड़ूंगा। वापस गांव नहीं आते हैं आपके तरह? नहीं, गांव नहीं बुलाऊंगा, नहीं, उनको बोलूंगा उस स्कूल की जिम्मेदारी लीजिए, आप गोद लीजिए उस स्कूल को, और स्कूल का परफॉर्मेंस फिर मैं उनसे बात करूंगा, उनसे चेक करूंगा कि आपका स्कूल का क्या परफॉर्मेंस है ना, मेरा स्कूल मेरा परिचय, वैसा प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। तो उसमें क्या है कि कम्युनिटी ओनरशिप होना जरूरी है। उसके लिए पैसे सरकार जब देगी वो तो जाएगा ही, और 1 रुपया को खाएगा नहीं। अब उसमें से जो स्कूल के लिए आ रहा है वो स्कूल के लिए आ रहा है, जो बच्चों का चावल है बच्चे खाएंगे, कोई और नहीं खाएगा, है ना। तो ये सारी चीजों को मैं इंश्योर करूंगा, जिससे जीरो करप्शन एंड जीरो टॉलरेंस फॉर एनी नॉनसेंस, इस तरह का वो लेवल पे आप एडमिनिस्ट्रेशन, शासन और प्रशासन आपको नजर आएगा बक्सर में। हर एक इंसान जो जिस गांव से बिलोंग करता है, अगर उस गांव से एक आदमी भी अच्छा निकला है, उसको गुहार लगाऊंगा कि आप क्या दे रहे हैं वापस अपने, आप इन्हीं स्कूलों से पढ़ के गए हैं, इस स्कूल की जिम्मेदारी लीजिए, है ना। तो वैसा करके एक तो मेरा फर्स्ट स्टेप ये है, और जिम्मेदारी लेंगे उनका जो स्कूल मॉनिटरिंग कमेटी बनता है या स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जो बनता है, उसमें उनको हम पार्टिसिपेट करवाएंगे। उसके लिए जो भी करना पड़ेगा, रूल्स वगैरह वो सब हम देख लेंगे, करवा लेंगे, लेकिन उस कमेटी में वो रहेंगे। एंड उस कमेटी की जिम्मेदारी रहेगी नॉट ओनली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हम पानी बना दिए, टॉयलेट बना दिए, वो तो है ही, पढ़ाई की गुणवत्ता,
रिजल्ट्स पे आपका देखा जाएगा, आपका क्वालिटी स्कूल, एजुकेशन। यस, आपका स्कूल आपके टॉयलेट से, आपके खाने से, सिर्फ वो भी मापदंड है, सिर्फ वो नहीं होगा, अल्टीमेट आपका एजुकेशन का मापदंड क्या है, गुणवत्ता क्या है, आपके यहाँ के जो बच्चे हैं वो कितने तैयार हो रहे हैं आने वाली जिंदगी को अडॉप्ट करने के लिए। तो इन सब चीजों पे हम काम करेंगे, स्टार्ट करेंगे वही मेरा स्कूल मेरा परिचय ऐसे प्रोग्राम से स्टार्ट करेंगे। नशीले पदार्थ का बक्सर में बढ़ रहा है, तेजी से बढ़ रहा है। स्टेशन के आसपास में हम जब बच्चों को देखते जी, हैं, सूखा नशा, इसके लिए भी कोई उपाय? एब्सोल्युटली। अब देखिए, मेरे अंदर का पुलिस तो मरा है नहीं, हम्म, है ना, वो तो नहीं मरा था, लेफ्ट राइट होता है, मेरे अंदर का आईपीएस जाग जाता है, तो वो होगा। मैं आई एम श्योर यहाँ पे भी पुलिस व्यवस्था है, आईपीएस ऑफिसर हैं, एसपी हैं, और पूरी व्यवस्था है, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा इन चीज़ों पे काम करने के लिए। जहाँ जैसा इनपुट रहेगा वो मैं उनको दूंगा। जो अगर कोई स्ट्रक्चर इसके लिए खड़ा करना है कि किस तरह से हम सप्लाई रिडक्शन, डिमांड रिडक्शन, और किस तरह से हम चीज़ों को वापस से रिहेबिलिटेशन कैसे करेंगे, तो इस पे मैं अपना जो भी राय, मेरी समझ है, मैं उनको दूंगा। और जनहित में जो काम है, जिस तरह का प्रोग्राम पॉलिसी होना चाहिए, जिस तरह की पुलिसिंग होनी चाहिए, वो मैं उनके समक्ष रखूंगा। एंड आई एम श्योर कि जो भी मेरे पास मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स हैं, उसका सदुपयोग करके मैं व्यवस्था को सुचारू तौर पे ज़मीनी स्तर पे एक्टिवली काम करवाऊंगा। और ये चीज़ें मुझे पूरा यकीन है कि अगले 3 महीने में आपको खत्म होते हुए नजर आएंगी। ये सूखा नशा। यस सर, एनी टाइप। बिहार में जो स्वास्थ्य व्यवस्था है ना, वो उसकी स्थिति बहुत गड़बड़ है, और कोई भी इमरजेंसी फंक्शनल वार्ड बहुत अच्छे नहीं जी, है ही नहीं, न के बराबर है। जहाँ जाने पर रेफर कर दिया जाता है, तो उसके लिए हमें यहाँ से कहाँ जाना पड़ता है, पटना चले जाए, या फिर, और सड़कें अच्छी नहीं हो तो फिर आप बीच में ही नहीं भगवान के प्यारे हो जाते हैं। नहीं, यू आर राइट। देखिए, ये चीज़ें मेरे ध्यान में है, मैंने इस चीज़ों पे स्टडी भी किया है। उसके लिए डेफिनेटली सड़क का एक जो नेटवर्क है वो तो आपको बेस्ट नज़र आएगा बक्सर में। इवन जो लास्ट माइल रोड होगा ना, जो लास्ट कनेक्टिविटी रोड होगा, वहाँ तक बेहतर नज़र आएगा। और जहाँ तक हेल्थ अवस्था की बात कर रहे हैं, जो हमारे एग्जिस्टिंग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको बेहतर करने के लिए अगेन वो मॉडल जो मैंने आपको मेरा स्कूल मेरा परिचय का कहा, उसी मॉडल पे मैं अपने कम्युनिटी को भी इन्वॉल्व करूंगा। मैं बहुत सारे कॉर्पोरेट हाउसेस हैं उनको इन्वॉल्व करूंगा, जो CSR के माध्यम से बहुत सारे काम करते हैं वो करूंगा। मैं अपने डॉक्टर्स, नर्सेस जो एनएम्स हैं उनको मैं मोटिवेट करूंगा कि भाई आप क्यों, आपको यहाँ पे काम करना मतलब चाहिए। समय समय पे आप हॉस्पिटल का दौरा करेंगे? अक्सर समय समय नहीं बॉस, आप रोज, मेरा नियम था, मैं आपको बता देता हूँ। मतलब फिर बार बार बोल रहा हूँ, सुनने में खराब लगेगा, लेकिन ट्रेनिंग है, इसलिए उस हिसाब से आईपीएस का जिक्र आ रहा है कि हम लोग सुबह उठते तो जिले में मेरा था, जब भी डीएम एसपी मिल के हम काम करते, मैं कोई स्कूल विजिट करूंगा, कभी हॉस्पिटल विजिट करूंगा, कभी कुछ गवर्नमेंट फैसिलिटीज विजिट करूंगा, मेरा नियम था, है ना। उसके बाद मैं अपने कुछ ऐसे एरियाज हैं जो कि पिछड़े हैं या लोग खोज रहे हैं, वहां जाऊंगा। फिर मैं वापस आऊंगा 3-4 बार। उसके बाद मैं शाम को फिर निकलूंगा, अलग अलग थाने पे जाऊंगा, अलग अलग इंटीरियर एरियाज में जाऊंगा। रात को फिर अलग अलग सोसाइटी के लीडर से मिलूंगा, कहाँ क्या दिक्कत परेशानी चल रही हो उस पर मिलूंगा। रात को लेट नाइट फिर पेट्रोलिंग पे निकलूंगा, चेक करूंगा चीज़ों को। तो एक दिन में कितना काम किया जा सकता है। तो आप कह रहे हैं कभी कभी हम रोज कम से कम 1-2 स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, रोज का मेरा नियम रहेगा विजिट करना। रोज मैं लोगों से भी मिलूंगा, रोज मैं अपना जमीन पे भी जाऊंगा, मतलब कि रोज मैं जो आपने बताया इंस्टीट्यूशंस, उससे भी वहां पे जाऊंगा। रोज मैं अपने अलग अलग जो लोग हैं अलग अलग गांव के, उनसे भी मिलूंगा। मैं अपने ऑफिस में बैठ के लोगों की बात सुनूंगा, और क्षेत्र का जो दौरा है, जहाँ पे क्या दिक्कत परेशानी चल रही है, उसको अपने आप से जाके उसका जायजा लेना और उस पर काम करवाने के लिए भी मैं प्रस्तुत रहूंगा। साथ में जो भी अधिकारियों से मिलना है, बैठना है, बताना है, समझना समझाना, ये सारी चीजें। तो अगर मेहनत करने को कोई विधायक तैयार है तो काम कुछ भी हो किया जा सकता है। मतलब विद्यालय, शिक्षा व्यवस्था, वो सारी चीजें सुधारा जा सकता है। हर समस्या एक बहुत बड़ा है हमारे समाज में, कुछ लोग खौफ दिखाते हैं अपनी बदमाशी का, उसको हम रंगदारी नहीं बोलेंगे, बदमाशी बोलेंगे तुच्छ बातों में, और फिर उनका FIR दर्ज नहीं होता। ऐसे बहुत सारे केसेज हैं जिसको हम अपनी आंख से देखते हैं कि गलती उनका था, FIR अगर दर्ज भी हो गया तो उनका अरेस्ट नहीं किया जाता है। इस पे कितना काम होगा? इस पे आपको बोलने की जरूरत है, तो मेरा काम ही है, यही तो किया हूँ इतने दिन, हाँ। है ना। तो यही तो किया हूँ कि ऐसे रंगदार जो है उनका रंग उतारा है ना। तो अब यहाँ पे सिर्फ रंग जो है वो हमारी संवैधानिक जो शक्तियां हैं और जो कानून है उसका रंग रहेगा। इस क्षेत्र में अगर कोई रंग रहेगा तो वो स्वच्छता का, सच्चाई का, पवित्रता का, शांति का, आनंद का, ये रंग रहेगा। यहाँ पे कोई भी रंगदारी वाला रंग नहीं रहेगा, ये मैं इंश्योर कर लूंगा। और कोई रंग बिल्कुल नहीं, ये चीज नहीं हो सकता। मेरे रहते हुए कोई भी किसी निरीह के ऊपर आंख उठा के नहीं देख पाएगा, ये मेरी जिम्मेदारी रहेगी। मतलब अब सबको सोच लेना चाहिए
बिल्कुल समेट लेना नहीं, चाहिए। मैं इसमें अब फिर मैं उल्टा रंगदारी नहीं कर रहा हूँ ना, मैं कानूनन आपको ठीक करूंगा। मैं जी। आपको ये नहीं कि आप रंगदारी करें तो हम जाके आदमी भेज के आपको पिटवा दिए, वो काम नहीं है। मैं आपको कानूनन जगह पे ले आऊंगा। कानून व्यवस्था की लचर स्थिति नहीं रहेगी यहाँ पे। ये मेरे सरकार की इज्जत का सवाल है बॉस, है ना, हमारी सरकार का इज्जत का सवाल। अगर मैं काम ना करूं, मेरा सरकार को पे ब्लेम जाएगा ना कि कैसी सरकार है जो काम अच्छा, नहीं कर रही। आपने सरकार की बात की तो एक बात याद आया। आपकी सरकार पे आज से 2 महीने पहले एक आरोप लग रहे थे वोट चोरी का। आप कहाँ तक सहमत ये हैं? पॉलिटिकल कहानी है, सबको उनको टॉपिक नहीं है, बात करते कुछ और इश्यूज पे बात करते। तो जब टॉपिक नहीं है आप, अभी तो मैं कुछ न्यूज रिपोर्ट देख रहा था कि नेहरू जी के टाइम का महिंद्रा गांधी जी के टाइम पे और बहुत सारे, इंदिरा गांधी जी के ऊपर जब वोट चोरी का आरोप लगा तो उन्होंने इमरजेंसी लगा दिया। हम्म। तो ये जो लोग लगा रहे हैं वो अपना इतिहास पहले पढ़े, उसके बारे में बात करें। बेकार बातें हैं, लोगों को गुमराह करने की बात है। अब जब एसआईआर होना शुरू हुआ तो इनकी फट ली। हम्म। जब एसआईआर, वोट चोरी की बात करें, हम तो एसआईआर किया ना कि वोट चोरी की जो बात करें हैं, तो एसआईआर हुआ तो पहले फट ली। क्यों फटी इनकी? क्योंकि इनके जो नुमाइंदे यहाँ पे डाले हुए थे, लोग लाके पंप किए थे, चाहे बांग्लादेश के हों, चाहे एक नाम का 4 जगह पर रजिस्ट्रेशन करवाए, जो इन लोगों ने किए थे, यही तो हम काट रहे थे जिसकी आप बात कर रहे हैं, है ना। चीजों को सिस्टमैटिक हम बनाने जा रहे थे, और क्योंकि इनको राजनीतिक मुद्दा नहीं मिल रहा तो उसी मुद्दे को घुमा फिरा के कैसे कैसे करके, और एक शब्द मिल गया वोट चोरी का, ये डाल दो लोगों के बीच में। जो बच्चे हैं उनको भी कुछ चाहिए, एक जोशीला भाषण, एक चाहिए कुछ की जोश का एक टॉपिक दे दो, उसको हम सबको बोलेंगे। एंड दिस इज नॉनसेंस। मुझे लगता है मेन मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरह की बातें होती हैं। नीतीश कुमार जी की कभी कभी कुछ ऐसी हरकतें आ जाती हैं जिनको लोग देख करके ये कहते हैं कि मानसिक संतुलन खराब हो चुका है। ठीक है, वो हमारे सीएम है, हम उनका रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन लोगों की जो बात है वो हम आपसे पूछ रहे हैं, क्या नीतीश कुमार जी को अब अपनी स्वेच्छा से गद्दी छोड़ देना चाहिए? अब स्वेच्छा तो वो बताएंगे, हम कैसे बताएं? उनकी नहीं, मतलब स्वेच्छा तो लोग, वो डिफाइन करेंगे ना, उनकी स्वेच्छा मैं कैसे डिफाइन करूं? हाँ, अब आप लोग उनकी स्वेच्छा सरकार में। मुझसे पूछ रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, किसी की तबीयत थोड़ी खराब होनी, मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, तो इससे क्या करेंगे? ठीक हो जाएगा यार, दवाई करेंगे ठीक हो जाएगा। लेकिन अब ये हायर लेवल की चीजें हैं, जिनको किन कारणों से, कब, कैसे, क्यों करना है, वो हम, मुझे लगता है कि हमारे सीनियर्स बैठे हो और हमसे और आपसे बेहतर जानते हैं कि बिहार के हित में क्या है और सरकार के हित में क्या है। जो भी करेंगे, मुझे पक्का यकीन है इस बात का, वो देश हित में, सरकार हित में ही होगा, बिहार हित में होगा, वही काम किया जाएगा। तेजस्वी यादव जी को आप कैसे देखते हैं? नहीं, वो लालू जी के बेटे हैं और एक वैसे परिवार में पैदा होने का उनको जो फायदा मिल सकता है वो मिल रहा है। अगर वो नॉर्मली कहीं पैदा हो गए होते तो आज बड़े मुश्किल में होते। मतलब उनको भी स्टेज पे नहीं जाने दिया जाता, जिस तरह से वो किसी अन्य को नहीं जाने देते हैं? नहीं, वो सब चलिए, वो सब चीप चीज़ है, इस पे हम क्या बोले, कौन स्टेज पे चढ़े ना चढ़े। लेकिन अदरवाइज आप क्वालिटी की बात करें तो लालू जी के बेटे होने के कारण जो भी उनको मंच मिला है या जो भी जगह मिला, अदरवाइज ऐसा कुछ पर्सनल वैल्यू मैं नहीं देखता। आप सबसे बेहतर प्रधानमंत्री किसको मानते हैं? सबसे बेहतर प्रधानमंत्री तो अभी के नरेंद्र मोदी जी हैं। इससे अच्छा, सबका अपना अपना रोल रहा, फिर भी आप करेंगे तो। अब हम लोग क्योंकि जिस फील्ड में जी रहे हैं, जब जी रहे, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के टाइम पे जिस तरह से भारत उदय हुआ है, हम्म। जिस तरह से एक विकसित भारत का सपना आप और हम देख पाए हैं, है ना, डेफिनेटली आज के टाइम में, क्योंकि जब होता है ना, हर जनरेशन पिछले जनरेशन से बेहतर होता है। जब अटल बिहारी वाजपेयी थे वो तब के सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्री थे, है ना। आज नरेंद्र मोदी जी हैं, ये सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्री, इसमें कोई शक नहीं कि सबने जितना किया उससे 2 स्टेप आगे किया है इन्होंने। अच्छा, एक बात बताइए, आपकी सरकार, अब मैं आपकी सरकार इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि आप भाजपा इसको में हैं, करेंगे। और अ, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। अब आपकी सरकार जो है वो दारू बंद करके रखी है बिहार में, सही है? नशा समाज में नहीं होना चाहिए और खुलेआम नहीं होना चाहिए। बाकी अन्य राज्यों में है जहाँ आपकी सरकार है, वहाँ भी है। तो क्या बिहार जैसे गरीब राज्य में ये दारू बंद करना सही है? देखिए, कोई भी जब कानून बनता है ना, पॉलिसी मेकिंग कैसे होता है इस पे आप थोड़ा सा पढ़िएगा। पॉलिसी कैसे बनता है? जी। पॉलिसी समाज की डिमांड पे बनता है। अगर समाज ये डिमांड करता है कि पॉडकास्ट बंद होना जाना चाहिए तो आपका पॉडकास्ट बंद हो जाना चाहिए, जी। क्योंकि सामाजिक डिमांड है। ये थोपा हुआ कानून जो है वो गलत है। बिहार में ये महिलाओं का डिमांड रहा है। गांव गांव आप विजिट करते हैं लोग, आज भी जाके पूछिए महिलाओं से तो क्या हाँ, बोलेंगे? वो तो खुश है। खुश है। तो सबसे अधिक ये अगर जब वो, डिमांड आने लगा, जब माननीय हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब जा रहे थे गांव गांव में, उनसे चिल्ला चिल्ला के महिला मंत्री कि ये बंद कराइए, ये दारू के चलते हमारा घर टूट रहा है, समाज में भ्रष्टता बढ़ते जा रही है, चलते राह चलना मुश्किल कर दिया लोगों ने। ये सब जब चीज डिमांड उठ के आता है तो उन्होंने अपना सर्वे कराया, सब कुछ किया जाता है, और जब आता है कि नहीं तो सोसाइटी वांट्स इट। जब समाज मांग रहा है, हो सकता है कि ये राजस्व का तो घाटा है। ऐसे देखिए तो मतलब सरकार चलाने में तो एक्साइज ठीक है, लाइसेंस देते रहे तो
सरकार के लिए अच्छे रेवेन्यू आते हैं, लेकिन ये सामाजिक जरूरत थी, तो राजनीति समाज को ही रिफ्लेक्ट करेगा ना, रिस्पॉन्ड करेगा। जिस दिन समाज कह देता है कि दारू नहीं बंद होना चाहिए, अब खुल जाएगा। लेकिन समाज का डिमांड है। आप जो लोग भी दारू खोलने की बात कर रहे हैं, आप पॉलिसी मेकिंग नहीं समझते हैं, इसलिए आप बात करें। यार लोग कह रहे हैं कि हमको दारू बंद चाहिए, आप कहते हो दारू खोल देंगे, क्यों? इसलिए क्यों कह रहे हैं कि वहां पे ठीक से इंप्लीमेंट कानून नहीं हो रहा है, इसलिए। तो कानून तो भैया एक्सीडेंट भी हो रहा है, तो हटा दीजिए रोड मोटर व्हीकल एक्ट को, कानून को। ऐसे तो कुछ कुछ कानूनन किसी की झगड़े हो जा रहे हैं, हत्या हो जा रही है, रेप हो जा रहा है ना, जिसको रुकना चाहिए। लेकिन क्योंकि कुछ कानून उल्लंघन हो रहा है तो बीएनएस उड़ा दीजिए, आईपीएस आईपीसी खत्म कर दीजिए। ये मतलब है, आप कहिए, आपका लॉजिक होना चाहिए। कानून ठीक से नहीं अगर इन्फोर्स हो रहा है, आप उसको मजबूती से इन्फोर्स कराइए। आप ये डिमांड करते हैं बॉस, आप ये डिमांड नहीं करते कानून ही खत्म कर दीजिए। आप समझ रहे मेरी बात? तो इसीलिए मेरा मानना है कि ये जो भी ये लोग नैरेटिव शुरू करने का प्रयास कर रहा है, उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि सोसाइटी क्या मांग रही है, और दूसरा ये बात नहीं समझ में आ रहा है कि पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन और पॉलिसी इन्फोर्समेंट जो चीज होता है उस पर फोकस करने की जगह आप पॉलिसी रिपेल करने की या उसको रिपील करने की आप बात कर रहे हैं। तो ये जनता को बस ऐसी बातें सुना के मजे दिला के उनको गुमराह करने की बात होती है। जहां पे भी दारू बंद हटाने की बात की जा रही है कि ऐसे घुमा के जनता को, ताकि जनता को सुन के अच्छा लगे, मजा आए, या उसको लगे हाँ यार तकलीफ तो है। तो आप जनता के मन में गलत तरीके से वही चीज फीड कर रहे हैं, गलत तरीके से फीड कर रहे हैं। उसको सही तरीके से फीड करना बहुत जरूरी हम वैशाली में थे, लेकिन और जल्दी करते हैं लास्ट भाई। बस लास्ट है और आखिरी सवाल रहेगा। हम वैशाली में थे और हम कुछ लोगों से बात कर रहे थे, तो एक बुजुर्ग थे, उन्होंने बोला कि बैठो मैं तुमको बताता हूँ कि नीतीश जी कितने बेहतर हैं। हम नीतीश जी पे ही बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हम अपनी बेटियों को घर से बाहर नहीं भेजते थे पढ़ने के लिए, 8वां 9वां 5वां 6वां तक वापस घर बुला लेते थे। नीतीश जी ने साइकिल दिया सिंपल, और हमने 9वां तक 10वां तक पढ़ाना शुरू किया। बिल्कुल। फिर नीतीश जी ने इंटरमीडिएट में कुछ पैसा देना शुरू किया, तो हम सोचे कि अरे इंटरमीडिएट पढ़ लेगी, गांव के विद्यालय से ही, गांव के बाहर जो विद्यालय पढ़ लेगी तो पैसा मिल जाएंगे कुछ। फिर उन्होंने ग्रेजुएशन में कुछ पैसा देना शुरू किया, तो हम ग्रेजुएशन कराने लगे। अब फिर सिविल सर्विसेज में प्री क्वालिफाई कर लो तो 50,000 मिल जाते हैं। तो हमारी सोच वहाँ तक है कि सिविल सर्विसेज की तैयारी भी करे, ग्रेजुएट भी हो, पढ़े। तो इतने बेहतर समाज के लोग आते हैं ना, और वही नीतीश कुमार जी को वोट करते हैं, यानी खास करके महिलाएं जो उनसे लाभ ली है। तो ये इस मामले में मैं नीतीश जी को बहुत बेहतर मानता हूँ। लेकिन लोग ये भी बात सवाल समाज में उठा रहे हैं कि 20 सालों से बैठे हुए हैं, अगर नीतीश जी इस पल्ले में भी रहते हैं तो मुख्यमंत्री बनते हैं, उस पल्ले में भी जाए तो मुख्यमंत्री बनते हैं। अब तीसरा कोई तैयार नहीं हो रहा है, और तीसरा तैयार हो तो समाज ये accept सब नहीं करता। राजनीतिक एंटरटेनमेंट है। जो लोग कहते हैं ना, हम्म, राजनीतिक एंटरटेनमेंट कर रहे हैं कि गलत मुद्दों को चुन रहे हैं, है ना। ये ठीक है, ये आप अगर किसी का किसी तरफ जाना, सरकार, देखिए पॉलिटिक्स बहुत डायनेमिक चीज है। इसको हमेशा ना ये जो अलग अलग शब्द यूज कर लेना, ये मुझे नहीं लगता है कि राजनीति में, आप राजनीति पता है, इट्स पावर पॉलिटिक्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड, है ना। और पावर पॉलिटिक्स के लिए ऊपर लेवल पे या एक बड़े लेवल पे बहुत सारी चीजें होती हैं, अलायंसेस होते हैं, टूटते हैं, है ना, नए ग्रुप्स बनते हैं, फॉर्मेशन। और ये सिर्फ स्टेट नहीं, ये इंटरनेशनल लेवल्स पे होती हैं। अलग अलग अलायंसेस बने हैं, यूनाइटेड नेशंस का एक अलायंस है, नेटो क्या है, एक अलायंस है, आसियान क्या है, एक अलायंस है, Alliance है। सार्क क्या है, अलायंस है, ब्रिक क्या है, अलायंस है। तो ये सब चीजें अलायंसेस बनती हैं, टूटती हैं। इसमें जो जियो पॉलिटिकल सिनेरियो होता है, ये जो पॉलिटिकल नीड्स होते हैं, जो जरूरतें राजनीति, उस तौर पे अब इसको नहीं समझने वाला आदमी ये छोटी छोटी बातें करेगा, चिंदी चिंदी बातें करेगा, गलत गलत शब्द यूज करेगा। तो बॉस नीतीश कुमार जी बहुत ऊपर की चीज है। उन पे जो भी कटाक्ष करे या जो कुछ करे, वो समझे कि वो पहले कितना समझता है चीजों को। सिर्फ 10 लाइन समझ लेने से पॉलिटिक्स का, 10 तरह की बातें कर लेने से राजनीतिक विद्ध कोई हो गया और कुछ भी बोल ले, नहीं समझता। नीतीश कुमार जी ने जिस बिहार को 2005 के गर्त से निकाला है, पता है 1990 से 2005, आप तो बहुत छोटे रहोगे, नहीं देखे होंगे, जिस गर्त में था बिहार, आज जहां पे हम लाए हैं ना, जहां आज माँ बाप बात कर रहे हैं कि भाई बाहर बिटिया जा सकती है, अभी वो सिविल सर्विसेज देने का सपना देख सकती है, तब तो सिविल सर्विसेज के वाइफ्स के साथ क्या होता था, सुना है ना आपने? जी जी, तो नैयर साहब थे वो ऊपर। आप ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसको आप उठा के देखेंगे कि बड़े बड़े सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स के साथ क्या हो जाता था यहाँ। जनता का तो आप छोड़ दीजिए। तो इस जंगल राज से निकाला है नीतीश कुमार जी ने, उसको भूल के, और आप जो छोटी बातें करते हैं, इससे नीतीश कुमार जी का छोटापन नहीं दिखता, ये कहने वाले का छोटापन दिखता है। एक इंसान जिसने आपके राज्य को एक जगह दिखाया है, हाथ पकड़ के उठाया है, चलाया है, रफ्तार दिया है, और आज आप ऐसी बातें करते हैं। तो इसलिए यकीन मानिए, जो एनडीए का सरकार है, बिहार के बारे में सोचता है, भारतवर्ष के बारे में सोचता है। बाकी जितने पॉलिटिकल पार्टीज है वो अपने बारे में सोचते हैं, अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, और बहुत संकीर्ण राजनीति करने का प्रयास करते हैं। एक और सवाल है, लास्ट है और आखिरी है।
बक्सर के लोग कह रहे थे कि क्या आप आनंद मिश्रा जी जब बन जाएंगे विधायक, तो क्या बस बक्सर विधानसभा क्षेत्र का ही काम करेंगे या फिर हम बाहर से भी आएंगे तो हमारा काम हो जाएगा? आप कहीं से भी आइए बॉस, मैं कह रहा हूँ जरूर मेरे बक्सर विधानसभा के लोग प्रायोरिटी रहेंगे कि अगर मेरे पास 2 रसगुल्ला है तो पहले मैं यही वालों को दूंगा भाई, क्योंकि इन्होंने मुझे पद दिया है, जगह दिया ना, और उसके बाद उससे बचता है तो मैं आपको दूंगा, और अगर नहीं भी बचता तो उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भैया तोड़ के तने उनको के दे दो, कि थोड़ा सा उसमें से उनको भी दे दीजिए। लेकिन मेरी जो सर्विसेज है वो पूरे बिहार के, पूरे भारतवर्ष के लोगों के लिए है। एक ऑल इंडिया सर्विस का माइंडसेट का आदमी हूँ, मैं संकीर्ण नहीं सोचूंगा। कोई भी मेरे देश का नागरिक, स्पेशली अगर बिहारी हो, वो चाहे इस ब्रह्मांड में कहीं हो, अगर वो मुझे पुकारता है किसी भी तरह के सहयोग के लिए, मैं अपनी पूरी सामर्थ्य लगा के उसके लिए खड़ा रहूंगा। प्राइवेट विद्यालयों की मनमानी चल रही है आपके शहर में, इसको हम लोग रिव्यू क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे कि मनमानी है या वो जो गैप्स है उसको भर रहे हैं, है ना, इसको हम लोग रिव्यू करेंगे और जो जनहित में है वही कराएंगे, लेकिन किसी का व्यवसाय पे लात नहीं मारना है। नहीं, व्यवसाय पे ये लात नहीं, ये लेकिन बच्चों को एग्जाम नहीं दिया जाता हम है उस पे कि हाँ, करेंगे, आपने फी जमा नहीं ये किया है। नहीं होगा मेरे रहते हुए किसी बच्चे का एग्जाम छूट जाए, किसी के संग गलत हो जाए, ये नहीं होने दूंगा, इसकी मैं जिम्मेदारी लेता हूं। लेकिन इसको हम लोग रिव्यू करेंगे कि किस तरह से आपका व्यवसाय अगर है या आपका प्राइवेट इंटरप्राइज है वो भी चले, लेकिन जनता का हित या जनता का जो स्वार्थ है उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हाँ, बातें तो बहुत है, बहुत धन्यवाद, लेकिन फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे, बिल्कुल। तब तक के लिए सबको नमस्कार।